गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कोणीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण देखा था, जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण का हमने यूज़ किया था। दैट वाज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने निकाली थी, जब एक भारी कण भारी नाभिक के द्वारा आवेशित कण का प्रकीर्णन होता है। भारी नाभिक हमने आवेश लिया था Ze, और एक कण लिया था जिसको हम एज ए प्रोटॉन भी ले सकते हैं, अल्फा कण भी ले सकते हैं। उनका मास और चार्ज हमें पता होता है, तो हम हमने इक्वेशन निकाली थी, फाइनल इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, आज हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, गैलेक्सी का आकार या शेप ऑफ द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो है स्पेस में क्या होता है, तारों की बहुत बड़ा समूह होता है। तारों बहुत ज़्यादा नंबर में उसमें स्टार्स होते हैं, लगभग 10 की पावर 12 के अप्रोक्स। उसको समूह को, उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और स्टार्स भी क्या है, पिंड है, निकाय हैं, एक बहुत बड़े जिसमें बहुत ज़्यादा मास होता है। ओके ना। तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में स्वतंत्र गैसेस पाई जाती हैं। गैलेक्सी के अंदर जो वॉइड्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्र गैसेस होती हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी बहुत अधिक होती है। गैलेक्सी का आकार गोलाकार नहीं होकर लेंस जैसी आकृति का होता है। तो यही चीज़ आज हम इसमें समझेंगे कि गैलेक्सी की जो शेप होती है वो लेंस जैसी शेप क्यों होती है। क्योंकि हमें तो लगता है कि उसकी जो आकार है वो गोलाई में होना चाहिए, क्योंकि जो फील्ड्स वर्क करते हैं एक दूसरी गैलेक्सी के ऊपर या जो सिस्टम्स के ऊपर स्पेस में, उनके अकॉर्डिंग या जो मूवमेंट होता है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वर्क करते हैं, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उन बलों का जो रिजल्टेंट निकलेगा उसकी वजह से जो शेप होनी चाहिए गैलेक्सी की वो गोलाकार होनी चाहिए। लेकिन इसके बिसाइड्स दिस लेंस शेप में क्यों होती है, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ क्या होता है कि गैलेक्सी का प्रोडक्शन क्यों हुआ, इनका गैलेक्सी का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि गैसेस की बहुत अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण के कारण कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब कि हाईली टेम्परेचर जो होता है, हाई टेम्परेचर से एब्रप्टली, मतलब बहुत अचानक से लो टेम्परेचर पे आ जाने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। उस केस में जो गैसेस होती हैं वो एकदम से कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं फ्रीज हो जाना, एकदम से जम जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती है, कंडेंस्ड गैस के फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये आज इस एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, और उस नियम का यूज़ करके हम ये बताएंगे कि शेप, गैलेक्सी की शेप लेंस की आकृति की क्यों होती है। तो देखिए, हमने माना कि प्रारंभ में गैस के किसी लगभग गोलाकार द्रव्यमान का, हमने अज्यूम कर लिया कि गोलाकार है, अगर जैसा कि फिगर फर्स्ट से हम देख रहे हैं, अगर हमने मान लिया कि इसकी शेप गोलाकार है, तो इस गोलाकार द्रव्यमान का किसी अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग कितना है, जे, वेक्टर जे। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गैस का संघनन होता है, अतः गैस के अणुओं में या तारों के बीच अन्योन्य क्रियात्मक या परस्पर क्रिया प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है, वो गैलेक्सीज एक जगह पर एग्जैक्ट फॉर्म में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में क्रिया और प्रतिक्रियात्मक बल कार्य करते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं। जैसे कि एटम या हम कहें एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं, अब केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, है ना। तो इस वजह से बहुत सारे फोर्सेज होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम्स क्यों फॉर्म रहते हैं, क्यों बंधे रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं। इसी तरह से गैलेक्सीज के बीच में भी क्या करते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं, गैसेस के बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस वर्क करते हैं। इसकी वजह से जो कोणीय संवेग रहता है, कोणीय संवेग वो संरक्षित रहना चाहिए। तो देखिए, वृत्ताकार पथ के लिए कोणीय संवेग संरक्षित रहने के कंडीशन क्या होगी, तो ये होगी, हमने मान लिया कि इनिशियल जो कोणीय संवेग होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइनल कोणीय संवेग। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इनिशियल, अगर हमने m मास माना है, अगर मास को हम m मान रहे हैं, तो इनिशियल कोणीय संवेग हो गया m v नोट r नोट, और फाइनल कोणीय संवेग हो गया m v r। ओके, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है, मास कहीं नहीं जा रहा, उसमें से कोई डिके नहीं हो रहा है, कोई क्षय नहीं हो रहा है।
तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आर नॉट दैट इज इक्विवेलेंट टू वी आर। इसको हमने k मान लिया, एक कांस्टेंट k से हमने डिनोट कर दिया। सो v इक्वल्स टू हो गया k अपॉन r एंड ओमेगा जो होता है कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग दैट इज इक्विवेलेंट टू v अपॉन r। यहाँ से हमने v की वैल्यू पुट कर दी दैट इज k ओवर r स्क्वायर। अतः अपकेंद्रीय बल जो वर्क करता है दो सिस्टम्स के बीच में, अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ, अगर हमने गोलाकार माना है सिस्टम को तो बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल कार्य करता है दैट इज इक्विवेलेंट टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर हमने v अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देंगे, या हम कहें v की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आएगा एम के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और ओमेगा के टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब केंद्रीय बल की वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। स्पष्ट है कि घूर्णन अक्ष से किसी कण के घूमने के पथ की त्रिज्या आर के कम होने पर अब केंद्रीय बल बहुत तेजी से बढ़ता है। अब केंद्रीय बल लगता है सिस्टम केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। केंद्र से जो वृत्ताकार पथ हमने माना, जो गोलाकार पथ हमने माना है, उसके केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है। मतलब वो जो एक्सिस है जो सेंटर से गुजर रही है बाहर की तरफ, जो जे की जो एक्सिस है, कोणीय संवेग की जो एक्सिस है, उसके नजदीक नहीं आने देगा, वो बाहर की तरफ फेंकेगा उसे, ठीक है। तो ये जो तल है, जो तल होगा ये जो तल होगा, देखिए एक मिनट वेट, ये जो तल होगा यहाँ पर, इस तल के अंदर तो क्या होगा, संकुचन को रोकता है। अब केंद्रीय बल बहुत तेजी से बढ़ेगा और वो संकुचित नहीं होने देगा। जो पार्टिकल्स होंगे, जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे, उनको वो यहाँ नहीं आने देगा, इस तल में नहीं आने देगा। ओके, ये जो फ्लैट तल होगा उसके अंदर नहीं आने देगा। तो सेकंड फिगर में देखिए यहाँ पर तो ये वृत्ताकार फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये एक वृत्त बनाएगा, डिस्क की फॉर्म में होगा, वृत्ताकार डिस्क की फॉर्म में होगा। लेकिन इस एक्सिस के ऊपर जो जे एक्सिस है, इस तल में इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ केंद्रीय बल वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे जे एक्सिस के ऊपर। देखिए जो लंबवत एक्सिस होंगी दोनों ही, एक तो लंबवत एक्सिस हो गई इस तरह से, और एक लंबवत एक्सिस होगी बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि गोले में 3 एक्सिस होती है, 3 डायमेंशनल हम बात करते हैं। एक तो होगी एक्स वाई प्लेन, वहां पर संकुचन नहीं होने देगा तो फैली भी रहेंगी, तो वृत्ताकार डिस्क की फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। एक होगा एक्स जेड और एक होगा वाई जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन पे कोई कंडीशन नहीं होगी, तो वहां पर लंबवत रूप से जो पार्टिकल्स होंगे वो फैल जाएंगे। तो अब जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का दिखेगा हमें, ये इस तरह का दिखेगा जो सेकंड फिगर में हमें दिख रहा है। तो ये जो शेप होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, लेंस की तरह की, लेंस की आकृति बनाएगी। तो देखिए गैलेक्सी की गैस चपटे आकार की होती है, हो जाती है, और अंततः लेंस की जैसी आकृति की हो जाती है। तो ये रीज़न है कि गैलेक्सी में जो गैलेक्सी का जो आकार दिखाई देता है वो हमें लेंस की शेप का दिखाई देता है। थर्ड हम एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन, ग्रहीय तथा उपग्रहीय गति। तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो जो सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के, वो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए, और ये जो इनकी मोशन होती है वो अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉज होती हैं। केपलर ने जो नियम दिए उनके अकॉर्डिंग इनकी मोशन होती है। केपलर के 3 नियम हैं, उनको हम अभी सेंट्रल फोर्सेस के बारे में जब अच्छे से स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। तो देखिए सूर्य तथा ग्रह का द्रव्यमान केंद्र उनके दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। देखिए सन सबसे मासिव सिस्टम माना है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सन और जो प्लैनेट है उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, तो अगर हम इनको एज अ बॉल मान लें तो सन जो हो गई वो बड़ी बॉल हो गई, लाइक फुटबॉल हो गई, और जो क्रिकेट बॉल हो गई दैट इज अर्थ। तो इनको मिलाने वाली जो क्रिया रेखा होगी, तो मतलब मैसिव किसको माना है हमने, फुटबॉल को माना है, सन को माना है। तो इस क्रिया रेखा पर द्रव्यमान केंद्र किधर होगा, इस सिस्टम का, जो दोनों को मिला के जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किधर होगा, सन की तरफ ज़्यादा होगा, मिडिल में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेम मास होता है तो मिडिल में सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन अगर हैवी पार्टिकल होगा तो हैवी पार्टिकल की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, तो सन के पास ज़्यादा नज़दीक होता है। तो सूर्य ग्रह निकाय द्रव्यमान केंद्र सूर्य के केंद्र के निकट होता है। ओके, ग्रह पर कार्यरत गुरुत्वीय बल सूर्य के केंद्र की ओर होता है, अतः यह एक केंद्रीय बल होता है।
तो सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स एंड द सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टू नियर द सन, इसलिए ग्रह का कोणीय संवेग J इक्वल्स टू आर क्रॉस पी कांस्टेंट रहता है तथा ग्रह की कक्षा समतल होगी। क्योंकि सेंट्रल फोर्स है तो यह इसलिए ग्रह का जो कोणीय संवेग लेंगे हम J इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, मतलब हमने सिस्टम मान लिया सन और प्लैनेट को, दोनों को मिला के क्या हो गया निकाय हम कह रहे हैं। तो जो ग्रह है प्लैनेट है उसका कोणीय संवेग J वो कांस्टेंट रहेगा समय के साथ। देखिए डायग्राम में हमने क्या दिखा, किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ प्रदर्शित किया गया है। जब ग्रह स्थिति सदिश r से स्थिति सदिश r प्लस डेल्टा r में पहुंचता है तो सदिश r के द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल, तो कितना क्षेत्रफल होगा इसको समझिए। ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, जब हमने माना कि पहले प्लैनेट P बिंदु पर है और अब प्लैनेट Q बिंदु पर पहुंच गया रिवॉल्व करता हुआ चक्कर लगाता हुआ, तो इसमें स्थिति सदिश क्योंकि ये दीर्घवृत्त है इसलिए ये त्रिज्या कांस्टेंट नहीं रहेगी, दीर्घवृत्त है तो r थी, r त्रिज्या से कितनी हो गई r प्लस डेल्टा r हो गई। तो पहले तो हम वेक्टर लो लगाएंगे इसमें त्रिभुज का पी क्यू, पी से क्यू की जो डायरेक्शन होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा आर होगी, क्योंकि आर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा आर है। ओके, त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं हम वेक्टर्स का, तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आएगी डेल्टा आर। अब अगर हम कहें कि पी क्यू इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम माने कि पी क्यू बहुत ही कम है तो हम इसे एक समकोण त्रिभुज एज्यूम कर सकते हैं और इस त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार हो गया इसका डेल्टा आर पी क्यू की वैल्यू डेल्टा आर है और ऊंचाई हो गई इसकी आर। तो ये सदिश आर के द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल हो गया। ओके, सो डेल्टा एस की वैल्यू हो गई हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर। डी एस अपॉन डी टी, समय के साथ इस क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी होगी, दैट इज लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डी एस अपॉन डी टी हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हाफ आर क्रॉस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और लिमिट अगर हमने लगाई है दैट इज समय अगर बहुत कम मान रहे हैं हम, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम मान रहे हैं टेंड्स टू 0 है, तो ये डी बाई डी टी से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। सो दैट इज 1/2 आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी, एंड डी आर ओवर डी टी इज द वी वेलोसिटी वी, लेकिन जे इक्वल्स टू क्या होता है एम आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी को हम लिख देंगे जे बाई एम, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल्स टू जे अपॉन 2m। ओके, लेकिन हमें पता है कि m ग्रह का द्रव्यमान और j दोनों ही क्या रहते हैं समय के साथ नियत रहते हैं, j नियत है क्योंकि केपलर के नियम से केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति करते हुए ग्रह का क्षेत्रफल क्या रहता है ds अपॉन dt अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ नियत रहता है, नियत रहता है। तो देखिए तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में देखें तो j भी क्या रहेगा नियत ही रहेगा, तो इसलिए इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है समय के साथ गति करते हुए ग्रह का, जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ओके, तो ये हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।